नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करते हैं प्रवास के बारे में। और अब एग्जाम नज़दीक है, 22 जून को है, तो दिन की 2 क्लासें होंगी। सुबह एक क्लास और इवनिंग में एक क्लास। तो हम इस क्लास में चर्चा करते हैं प्रवास के बारे में। इसमें से 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रवास या प्रवसन के बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रवास या प्रवसन जब व्यक्ति सामाजिक आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है उसे प्रवास कहते हैं। जब व्यक्ति सामाजिक आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है उसे प्रवास कहा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन, जाना, मतलब गमन का मतलब जाना। तो व्यक्ति सामाजिक, एक तो अपने समाज आस पड़ोस वाले से तंग आकर अपने मकान छोड़ता है, मान लो तो पड़ोस वगैरह सही नहीं हो। आर्थिक कारणों से ले कई 90% लोग पैसे कमाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपना देश, अपना घर वगैरह छोड़ते हैं, उसे कहते हैं प्रवास। अब प्रवास की परिभाषाएं अपनी किताब में, अपनी बुक में 2 विद्वानों ने दी है। पहली जो परिभाषा है, ये प्रवास, मैंने बताया कि जब व्यक्ति सामाजिक आर्थिक कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, या गमन का मतलब जाना, उसे प्रवास कहा जाता है। प्रवास गांव से गांव हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, या नगर से गांव हो सकता है, या गांव से नगर हो सकता है। यानी लोग अपने घर छोड़कर, एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव में जा सकते हैं। मान लो गांव अच्छा नहीं, दूसरे गांव में जा सकते हो। एक नगर से एक दूसरे नगर में जा सकता है, यानी एक नगर से दूसरे नगर में जा सकता है, या नगर से गांव में आ सकते हैं। नगर में कई प्रकार की समस्या हो रही है, तो कोविड-19 के कारण अभी कई लोग नगरों से गाँव में अपने वापस आ रहे हैं, वहां पे समस्या हो रही है इस कारण, तो नगर से गाँव वाला हो गया। कई बार क्या करते हैं लोग, गांव से नगर की ओर प्लान करते हैं पैसे कमाने के लिए। इस प्रकार 4 रूप से लोग प्रवास करते हैं। इस अपने प्रवास की जो परिभाषा है वो प्रमुख रूप से 2 विद्वानों ने दी है अपनी किताब में। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार उसने देखो क्या परिभाषा दी है। प्रवसन एक भौगोलिक इकाई है। प्रवसन एक भौगोलिक है, मतलब वातावरण, क्लाइमेट अलग अलग हो सकता है एक जगह से दूसरी, जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। जैसे लोसल से कोई शिखर जाता तो यहाँ का और वहां का जो क्लाइमेट, मान लो वातावरण देखो थोड़ा चेंज मिलेगा। यहाँ पे रहन सहन कैसा है, वहां पे थोड़ा रहन सहन कैसा है। तो प्रवसन एक भौगोलिक इकाई है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का और पहुंचने का दोनों स्थान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अपना स्थान और अपना, जैसे हम अपने ननियाल से तो अपना जिस प्रकार से रहते हैं उस प्रकार से नहीं रहते। हम क्या खान पान खाते हैं वैसा खान पान खाते या नहीं खाते। वहाँ क्लाइमेट अलग अलग होता है। जैसे कहीं शिखर है तो नागौर ननियाल तो शिखर साक्षरता में ज्यादा है और नागौर थोड़ा डाउन है। तो ये क्या है, अलग अलग भौगोलिक इकाई हो गई। प्रवसन एक भौगोलिक इकाई है, यानी यूएनओ के अनुसार क्या परिभाषा दी गई, प्रवसन एक भौगोलिक इकाई है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। उसमें रहने का और पहुंचने का दोनों स्थान भिन्न होते हैं। तो ये तो दी गई संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। दूसरी जो परिभाषा दी गई बोग-मोदे के अनुसार, एक मानव समूह या समुदाय द्वारा, उसने क्या कहा, एक मानव समूह या समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। उसने क्या कहा कि एक मानव या मानव समुदाय या समूह, यानी 5-10 मिलकर भी जा सकते हैं, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। उसमें रहने का और पहुंचने का दोनों स्थान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा। तो रहन, अपने बोग-मोदे ने क्या कहा कि एक मानव समूह या समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर दूसरे स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है, ये बोग-मोदे के अनुसार। अब देखो आगे,
एक होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। एक होता है उत्प्रवास और एक होता है अप्रवास। उत्प्रवास किसे कहते हैं? उत्प्रवास क्या है? जहां से लोग गमन करते हैं, जहां से लोग गमन करते हैं। अप्रवास जहां पर लोग आगमन करते हैं। उत्प्रवास जहां से लोग गमन करते हैं, अप्रवास जहां पर लोग आगमन करते हैं। यह तो होता है उद्गम स्थान और इसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। उत्प्रवास जहां से लोग गमन करते हैं, उद्गम यानी जहां से लोग, जैसे मेरा लोसल घर है तो मेरा घर तो क्या हो गया? उद्गम स्थल हो गया, यानी जहां से लोग गमन करते हैं। यानी मैंने यहां से चलना प्रारंभ कर दिया गया और मैं सीकर चला गया तो सीकर मेरा क्या हो गया? अप्रवास हो गया, यानी मेरा गंतव्य स्थल हो गया। गंतव्य मतलब वहां पर मेरे को जाना है। तो जहां पर लोग रहते हैं वो तो उसका उद्गम स्थल, और दूसरे जो जाते हैं वो हो गया अप्रवास यानी गंतव्य स्थल। तो जहां जहां का जो मूल स्थान है वो तो हो गया उसका उत्प्रवास। जैसे मैं लोसल से सीकर चला गया, लोसल से सीकर, तो लोसल तो हो गया मेरा उत्प्रवास और सीकर हो गया मेरा अप्रवास। यह है। अब आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं मानव प्रवसन के पक्ष। मानव प्रवसन के, प्रवसन या प्रवासी की मानव प्रवसन के पक्ष, इनकी हम चर्चा करें। मानव पहला होता है देश पक्ष, काल पक्ष, कारण पक्ष, संख्या पक्ष और स्थिरता पक्ष। मानव प्रवसन के पक्ष तो 5 पक्ष में बांटा गया है। पहला, इस प्रवसन में यह विचार किया जाता है, देश पक्ष में इस प्रवसन में यह विचार किया जाता है कि यहाँ जनसंख्या कहां पर निवास कर रही है। यानी देश में मतलब देश, कौन से देश में जनसंख्या सर्वाधिक मात्रा निवास कर रही है, कौन से में कम कर रही है, और या तो देश के हिस्से, कौन से हिस्से में ज्यादा जनसंख्या निवास करे। देश पे यह पता लगाया जाता है कि जनसंख्या कहां पर निवास करे, जनसंख्या के रहने का पता लगाया जाता है। काल पक्ष, काल पक्ष में यह लगाया जाता है कि जनसंख्या, ये जो व्यक्ति रह रहे हैं, लोसल में कोई व्यक्ति रह रहा है तो ये कितने वर्षों से रह रहा है, दीर्घकाल से रह रहा है, लंबे समय से रह रहा है, अल्पावधि से रह रहा है, कम समय से रह रहा है। तो इसमें समय का पता लगाया जाता है। यानी उसने प्रवास किया तो कितने लोग विदेश चले जाते हैं, मतलब 10-15 साल आए नहीं तो वो दीर्घकालीन प्रवास हो गया, मतलब 2-3 साल में तो अल्पकालीन प्रवास हो गया। कारण पक्ष, कारण पक्ष में यह पता लगा कि लोगों ने प्रवास किया यहाँ से, तो क्यों किया, क्या रीजन थे, क्या कारण थे। कई बार महामारी के कारण लोग प्रवास कर रहे हैं वर्तमान में शहरों से गाँव की ओर, और कई बार पैसों के लिए गाँव से शहरों की ओर लोग प्लान करते हैं, तो कारण तो रहता ही। संख्या पक्ष, संख्या पक्ष में यह पता लगाया जाता है कि जिस देश में लोग रह रहे हैं वहां के मूल निवासियों की संख्या कितनी है और जो बाहर से है उतनी कितनी है। यहाँ पर कितने तो अप्रवासी है और कितने यहाँ से लोग चले गए और कितने यहाँ के प्रॉपर है, यानी कितने लोग यहाँ से उत्प्रवास कर गए और कितने लोग यहाँ पे अप्रवास कर गए। तो इसमें उत्प्रवास और अप्रवास का पता लगाया जाता है। आगे हम बात करते हैं स्थिरता पक्ष। स्थिरता पक्ष का मतलब है कि वो कितने समय से स्थिर रह रहे हैं, यानी उनका मूल स्थल यही है, यानी पुराने समय से वो लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। तो ये इसके पक्ष 5 पक्ष है, देश, काल, कारण, संख्या और स्थिरता। आगे हम बात करते हैं मानव प्रवसन के कारण। मानव प्रवसन के कारण। मानव प्रवसन पहला कारण है प्राकृतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारण, चौथा है राजनीतिक कारण।
मानव प्रवासन यानी मानव ने प्रवास क्यों किया, मानव अपने निवास स्थल क्यों छोड़े, उसके क्या कारण है, मानव प्रवासन के कारण यानी क्या रीजन थे जिसके कारण लोगों ने अपना मकान छोड़ा, अपना घर छोड़े, तो क्या रीजन हो सकते हैं। तो पहला प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक कारण। पहला प्राकृतिक कारण, कई बार लोग कई स्थानों पर अकाल महामारी हो जाती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है, तो लोग अपनी स्थिति सुधारने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। अब मान लो अपने राज्य में, अपने देश में देख लो, कई राज्य मान लो बाढ़ वगैरह आ जाए तो दूसरे अपने खुद के राज्यों को छोड़कर दूसरे, मान लो मध्य प्रदेश में बाढ़ वगैरह आ जाए, केरल में बाढ़ आई तो लोगों ने क्या किया, दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना स्टार्ट कर दिया। और मान लो एमपी वगैरह में बेरोजगारी है तो वो क्या करते हैं, अपने स्थान को छोड़ देते हैं। मान लो अकाल महामारी वगैरह आ जाए तो उन कारणों से लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। अब कोविड-19 कारण ये महामारी एक तरह की, तो शहर वाले लोग क्या कर रहे हैं, गाँव की ओर प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि बीमारी ज्यादा है, वहां पर संक्रमणता ज्यादा फैल रही है, लोग नजदीक नजदीक रहते हैं, गलियों में रहते हैं। जैसे मुंबई की धारावाही बस्ती, छठे पाठे पढ़ेंगे, मुंबई की धारावाही बस्ती एशिया की सबसे बड़ी गंदी कच्ची बस्ती है, भारत की नहीं बल्कि एशिया की, उसमें कोरोना पैरा है, तो वहां पर कोरोना रोकना बहुत ही मुश्किल है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की गली गली में कोरोना है, तो महाराष्ट्र वाले लोग क्या करें, राजस्थान में तो रहने वाले वो प्रवास कर रहे हैं इधर गाँव की ओर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर महामारी आ गई, प्राकृतिक कारण हो गए, सूखा हो जाए, कई बार वहां पर ज्वालामुखी आ जाए, भूकंप आ जाए, तो लोग क्या करते हैं, अपने मकान छोड़ते हैं। दूसरा आर्थिक कारण, कई लोग पैसे कमाने के लिए भी, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी, जैसे कई विदेशों में लोग रहते हैं तो वहां पर कोई डांस वगैरह करने के लिए जाते नहीं है, वहां पर लोग पैसे कमाने के लिए लोग जाते हैं। तो आर्थिक कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, अपना रहन सहन अच्छा बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तीसरा है सामाजिक व सांस्कृतिक कारण। सामाजिक व सांस्कृतिक कारण मतलब कई लोग करते हैं अपने समाज में, आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे नहीं है, उनका कल्चर अच्छा नहीं है, उनका रहन सहन अच्छा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, ये कहते हैं अरे आन देगा आपा छोड़ा भी खराब हो सी ना कहें करे मैं बेटा मकान कौन छोड़ दे, दूसरी तरफ चल जाए। सांस का मतलब रहन सहन खान पान अच्छा नहीं है, संस्कृति अच्छी नहीं है, बड़ों के साथ आदर नहीं करते, तो कहते हैं इधर से परिवेश में रहेंगे वैसे ही सीखेंगे अपने भी बच्चे, तो क्या करते हैं, वहां से प्रवास कर जाते हैं। ये कारण राजनीतिक कारण, कई बार क्या होता है कि कई स्थानों पर युद्ध वगैरह होते रहते हैं, उपनिवेशवाद की स्थापना है, को दूसरी गुलाम बना लिया जाता है, युद्ध वगैरह होते हैं, तो वे लोग सोचते हैं और यार युद्ध वगैरह कर दे बोलिए आपने लाल चाली बेटा मकान वगैरह छोड़ दे, जैसलमेर में बैठ लो, क्यों क्यों रहे, वही कारण है। ये तो बड़े सुख सुविधा को नहीं, अपना बड़े युद्ध वगैरह होता है पाकिस्तान के साथ, तो सीमा लागे 4 जिला जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, 4 जिला राजस्थान के पाकिस्तान का सीमा बना है। तो एक आई है जड़ बड़ा लोग अपना घर छोड़ दे, तो ये मानव प्रवासन के कारण, प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारण, ये कारण है कि लोग अपने प्रवास छोड़ते हैं। तो ये मानव प्रवासन क्या होगी, कारण होगी। अब एक छोटा सा और बता दूं मैं प्रवासन में, ये तो बाद बढ़ेंगे, तो मानव प्रवासन के परिणाम, प्रवास के परिणाम, मानव प्रवासन के परिणाम। पहला जनांकीय परिणाम, सामाजिक परिणाम, सांस्कृतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम। परिणाम मतलब लोगों ने प्रवास किया तो उसका परिणाम क्या निकल कर आया, वो है। तो प्रवास के कारण जनसंख्या, पहला है आपका प्रवास के परिणाम, यानी प्रवास लोग करते हैं तो वहां का परिणाम क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है। कई बार प्रवास से गड़बड़ा जाती है वहां की स्थिति, जैसे मान लो अपने जनांकी के परिणाम देखते हैं तो इसमें जनसंख्या का संतुलन गड़बड़ा जाता है। जैसे मान लो लोकसभा में 500 व्यक्ति हैं, जिसमें से 300 स्त्रियां हैं, मान लो एक उदाहरण लेते हैं, 200 स्त्रियां मान लो 500 में से, और कई लोगों ने ऐसे सीखकर प्रवास किया, ठीक है, जनांकीय परिणाम की बात कर रहे हैं। सीकर में मान लो
700 है टोटल व्यक्ति, उसमें से 500 व्यक्ति और 400 व्यक्ति और 300 स्त्रियां हैं। 300 आदमी, 400 आदमी, 300 औरतें हैं 700 में से। यहाँ पर लोसल में 500 है, तो यहां से लोसल के 100 लोगों ने क्या कर दिया, प्रवास कर लिया। तो यहाँ पर कितने हो गए, 800 हो गए, और यहाँ पर कितने रह गए, 400 रह गए। इनमें से मान लो 30 स्त्रियों ने प्रवास किया, तो वहां पर स्त्रियों की संख्या हुई 330, और यहाँ पे स्त्रियों की संख्या रह गई 200 में से 170। तो संतुलन जुड़ा हो गया, लिंगानुपात ही गड़बड़ा गया। यहाँ पर तो लिंगानुपात कम हो गया और वहां पर लिंगानुपात बढ़ गया। तो जनसांख्यिकीय परिणाम जनसंख्या प्रवास से क्या होता है कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ाता है। जहां से लोग प्रवास करते हैं वहां पर जनसंख्या कम हो जाती है, और जहां के लिए लोग प्रवास करते हैं, मान लो लोसल से लोगों ने जाना प्रारंभ किया, लोसल में जनसंख्या कम हो गई और सीकर चले गए, और तो सीकर में क्या हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। कहने का तात्पर्य जहां से लोग प्रवास करते हैं वहां पर जनसंख्या कम, और जहां पर लोग जाते हैं, जहां पर लोग प्रवास करते हैं वहां पर जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके साथ साथ लिंगानुपात में भी परिवर्तन होता है, यानी जहां से लोग जाते हैं वहां पर लिंगानुपात कम होता है, और जहां पर लोग जाते हैं वहां पर लिंगानुपात कम, और जहां पर लोग जाते हैं वहां पर लिंगानुपात बढ़ता है। लोसल से चले गए, लोसल में लिंगानुपात कम हो जाएगा, और शिखर चले गए तो शिखर में लिंगानुपात बढ़ जाएगा। तो ये परिणाम है। दूसरा है सामाजिक परिणाम। परवसन ज्ञान संस्कृति का प्रवास प्रसार भी होता है, और लोग अपनी भाषा के साथ साथ लोग क्या करते हैं, सामाजिक कारण में लोग क्या करते हैं, परवसन के कारण अपनी भाषा भी, जैसे मैं मारवाड़ी बोलने वाला हूं तो मैं अपनी भाषा भी साथ लेकर जाऊंगा। इसके विदेशों में राजस्थानी अपनी भाषा बोलते हैं। तो परवसन के कारण अपने लोग प्रवासी क्या करते हैं, अपनी भाषा भी और रीति रिवाज ये भी अपने साथ लेकर जाते हैं। सांस्कृतिक कारण, प्रवासी लोग अपनी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि लेकर भी जाते। जैसे मान लो अपने रहने वाले हैं, अब यहाँ पर रहते, मान लो अपने को दिल्ली से वो लोग आ जाए अपने पड़ोस में किराए में, तो वो कैसे उनके कपड़े बच्चे कैसे पहनते हैं, हम भी क्या करते हैं, उनको अनुसरण करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, अपने वेशभूषा ये भी अपने क्या लेकर आते हैं साथ, रहन सहन है, खान पान ये भी अपने साथ प्रवास करते हैं। आर्थिक कारण के लोग क्या करते हैं, प्रवासी लोग कार्य कुशल तकनीक आदि संसाधनों का विद्वान करते हैं, बहुत सारा उपयोग करते हैं। लाभ कमाने के लोग क्या करते हैं, बहुत ही संसाधनों का उपयोग करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में संसाधनों का उपयोग करने लग जाते हैं। उससे क्या करता है, प्रकृति को नुकसान होते हैं। संसाधन सीमित मात्रा में और जनसंख्या है असीमित मात्रा में, तो उनके जो बराबर नहीं हो पाती, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे प्रकृति को नुकसान होता रहता है। तो ये प्रवास के परिणाम। अब जो मोस्ट पर्सन है वो एग्जाम में आने के लायक है, वो हम पढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास। प्राचीन काल में मानव जातियों द्वारा प्रवास। ऐसा प्रश्न आ सकता है, विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवासों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। इस साल अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवास या प्राचीन काल में मानव जातियों द्वारा किए जाने वाले प्रवासों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आएगा, विश्व के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रवासों का वर्णन कीजिए। एक नहीं 100% आएगा। तो पहले प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अंतरदेशीय, एक ही देश के मध्य प्रवास करना राष्ट्रीय प्रवास या अंतरदेशीय प्रवास। एक ही देश के विभिन्न राज्यों से, पंजाब से हरियाणा चले गए, हरियाणा से गुजरात चले गए, तो एक ही देश के विभिन्न राज्यों के मध्य प्रवास करना वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, एक देश से दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य प्रवास करना वह कहलाता है आपका अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो पहला है, पढ़ते हैं हमें, बहुत ही महत्वपूर्ण, यूरोपीय प्रवास। यूरोपीय प्रवास की हम बात करें, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से दूसरे देशों ने अधिक प्रवास किया है। यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम से, यूरोप महाद्वीप, पहला यूरोपीय प्रवास, यूरोप के लोगों ने प्रवास क्यों किया, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के लोगों ने, उत्तर पश्चिम की दिशा के लोगों ने क्या किया, जैसे उत्तर पश्चिम में यहाँ के स्पेन है, फ्रांस है,
इंग्लैंड, ये आ गए फ्रांस, जापान, इनके लोगों ने प्रवास क्यों किया? इनके लोगों ने क्या किया? सर्वाधिक मात्रा में प्रवास किया। उत्तर पश्चिम से इंग्लैंड और फ्रांस, इनके लोगों ने क्या किया? सर्वाधिक मात्रा में प्रवास किया। तो ये कारण है कि यूरोप महाद्वीप के लोगों ने प्रवास क्यों किया? यूरोप महाद्वीप के लोग अपने मकान छोड़कर क्यों गए, अपने घर छोड़कर क्यों गए, उनके कारण क्या है? तो यूरोप महाद्वीप के लोगों ने, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के लोगों ने दूसरे देशों में 12वीं से 20वीं शताब्दी, 12वीं से 20वीं शताब्दी, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिम के लोगों ने 12वीं से 20वीं शताब्दी, इन 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक समुद्रों के माध्यम से प्रवास किया, जहाजों में। ये प्रश्न भी आ सकता है कि यूरोप महाद्वीप के लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देशों की ओर प्रवास किया, तो कौन शताब्दी में किया? 12वीं से 20वीं शताब्दी। और किससे किया? समुद्रों के माध्यम से प्रवास किया। यह प्रश्न भी बन सकता है। यूरोप महाद्वीप के लोगों ने प्रवास क्यों किया? इसका कारण क्या था? संसाधनों की कमी। पहला है संसाधनों की कमी, जीवन स्तर की कमी, संसाधनों की कमी, जीवन स्तर की कमी, जनसंख्या का बढ़ता स्तर, ये कारण रहे हैं। जनसंख्या का बढ़ता स्तर। तो यूरोप महाद्वीप के लोगों ने 12वीं से 20वीं शताब्दी के प्रवास किया, समुद्र के माध्यम से प्रवास किया। उत्तर पश्चिम के लोगों ने दूसरे देशों की ओर प्रवास किया। क्यों किया? क्या कारण रहे? संसाधनों की कमी। यहाँ पर संसाधन क्या हो गए? कम हो गए, यानी लोगों संसाधन सीमित रह गए। काम में आने वाली वस्तुएं मनुष्य के संसाधन की वस्तु जो हमारे दैनिक जीवन में काम है, से पेन, पेंसिल है, ये भी क्या संसाधन है? जूते हैं, कपड़े हैं, मोटर है, गाड़ी, ये सब क्या है? संसाधन है। तो संसाधनों की कमी, यहाँ पर संसाधन कम, जीवन स्तर की कमी, लोगों को अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पर संसाधन कम थे और लगातार जनसंख्या बढ़ रही थी। इस कारण क्या किया? लोगों ने क्या किया? प्रवास करने स्टार्ट कर दिया। तो वो लोग इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग, इंग्लैंड में बात कर रहा हूं, उत्तर पश्चिम में इंग्लैंड है, जापान है, स्पेन है, ये लोग क्या करे? समुद्रों की ओर किधर चले गए? उत्तरी अमेरिका में जाकर रहने लगे। तो यूरोप महाद्वीप के लोग, इंग्लैंड है, यूरोप महाद्वीप के लोगों में इंग्लैंड, स्पेन, ये लोग क्या करने लगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाकर रहने। यूरोप महाद्वीप के लोग किधर जाकर रहने लगे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाकर रहने लगे। तो पहली बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने प्रवास 12वीं से 20वीं शताब्दी में किया। उत्तर पश्चिम यूरोप महाद्वीप के लोगों ने क्या किया? उत्तरी अमेरिका में जाकर बस गए। क्यों? यहाँ पर संसाधनों क्या हो गई? कमी, जीवन स्तर की कमी, जनसंख्या बढ़ने के कारण ये लोगों ने क्या किया? समुद्रों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाकर बसने लगे। अब बात करते हैं यूरोपीय प्रवास दो प्रकार का। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यूरोप महाद्वीप के लोगों ने दो क्षेत्रों की ओर प्रवास किया, दो क्षेत्रों की ओर प्रवास करके, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। दो क्षेत्रों की ओर लोगों ने प्रवास कर लिया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर और शीतोष्णकटिबंधीय की ओर पर लोगों ने क्या किया? प्रवास किया। यूरोपीय लोगों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में उत्तर व दक्षिणी अमेरिका के सुखद तटीय कटिबंधीय क्षेत्रों के लोगों ने क्या किया? प्रवास कर लिया। यानी उष्णकटिबंधीय यूरोप महाद्वीप के लोगों ने क्या किया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में उत्तर व दक्षिणी अमेरिका में लोग जाकर बस गए, क्योंकि वहां की जलवायु क्या थी? अच्छी थी। यूरोप महाद्वीप के लोगों ने क्या किया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। ये लोग क्या करने लगे? सुखद जलवायु में जाकर बस गए। यहाँ पर जलवायु क्या थी? अच्छी थी। और जलवायु के अच्छी होने, यहाँ अच्छी उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर गन्ना है, चाय है, कॉफी है, इनकी खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती थी। तो पहले लोगों ने क्या किया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर लोगों ने क्या किया? प्रवास किया। तो सर्वाधिक मात्रा में लोग, यूरोप महाद्वीप के लोग उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर जाकर बसने लगे, क्योंकि यहाँ पर गन्ना है, चाय है, कॉफी है, तंबाकू है, चावल है, इनकी खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती थी। जिस कारण यहाँ पर क्या मिला? लोगों को रोजगार मिला। और यहाँ पर बागानों में मजदूर पकड़कर लाए जाते थे मजबूरन, जिसे गिरमिटिया प्रथा कहा गया। वहां पर लोगों को क्या करने लगे? काम करने लगे, जिससे लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। तो पहला लोगों ने प्रवास किया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। इन क्षेत्रों में जलवायु की अनुकूलता, यानी जलवायु कैसी थी? उष्ण शीतोष्ण में न ठंडी न गर्मी, जलवायु क्या थी? अनुकूलता, रहने के अनुसार थी। और इस क्षेत्रों में यूएसए, कनाडा, अफ्रीका आदि देशों ने क्या इसमें शामिल है। तो यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया? प्रवास किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या थी? सुखद थी, अच्छी थी, इस कारण लोगों ने यहाँ पर प्रवास किया।
तो पहला यूरोप महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंध में गन्ना, चाय, कॉफी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में लोगों को रोजगार मिला, इस कारण लोगों ने यहाँ पर प्रवास किया। शीतोष्ण कटिबंधीय यहाँ की जलवायु अनुकूलता के कारण यहाँ पर लोगों ने क्या किया, प्रवास किया। यहाँ पर लोग आगे बसने लगे। तो पहला पढ़ा है यूरोपीय प्रवास। दूसरा पढ़ते हैं हम एशियाई प्रवास। एशियाई प्रवास की हम बात करें एशियाई प्रवास की हम बात करें, एशिया मानव प्रजातियों का उत्पत्ति स्थल है। ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में कहता है कि एशिया महाद्वीप मनुष्यों का उत्पत्ति स्थल। ऐसा कहा जाए कि मनुष्य की उत्पत्ति सर्वप्रथम एशिया महाद्वीप में हुई है। एशिया महाद्वीप के लोग, जो नए लोग आते हैं, वो पुराने लोगों को भगाते जाते हैं। ऐसा यहाँ पर रीति रिवाज रहा है। तो एशिया महाद्वीप के लोगों ने क्या किया, पहला चीनी क्षेत्र से लोगों ने क्या किया, प्रवास किया। चीनी लोगों ने क्या किया, सर्वाधिक मात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने लगे। चीन देश के लोग, चीन से बहुत सारे लोग 20वीं शताब्दी में मंचूरिया, कोरिया इन क्षेत्रों की ओर जाने, थाईलैंड इन क्षेत्रों की ओर जाने लगे। मंचूरिया, कोरिया, थाईलैंड इन क्षेत्रों की ओर लोग जाने लगे। तो चीनी क्षेत्रों से एशिया महाद्वीप के लोगों ने क्या किया, सर्वाधिक मात्रा में प्रवास किया। एशिया महाद्वीप मनुष्य का उत्पत्ति स्थल है। चीन क्षेत्र से लोगों ने क्या किया, 20वीं शताब्दी में चीन क्षेत्र के, चीन देश के निवासी 20वीं शताब्दी में अपने देश को छोड़कर कोरिया, मंचूरिया, थाईलैंड इन क्षेत्रों की ओर जाकर बसने लगे। दूसरा बात करते हैं जापान की बात करें। जापान के लोगों ने भी क्या किया, प्रवास किया। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगे। जापान से अधिक जनसंख्या दबाव के कारण जापान के लोगों ने प्रवास क्यों किया, यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी और वर्तमान जनसंख्या कम जापान की है। ये लोगों ने अपनी स्थिर कर ली, वहां पर पहले ज्यादा थी। जापान से अधिक जनसंख्या दबाव कारण 18 से 19वीं शताब्दी में लोगों ने क्या किया, सर्वाधिक मात्रा में कनाडा, ब्राजील इन क्षेत्रों की ओर प्रवास किया। जापान के लोग कनाडा, ब्राजील इन क्षेत्रों को जाकर बसने के, जापान के लोगों ने अपने स्थान क्यों छोड़े, जनसंख्या दबाव के कारण। कनाडा, अफ्रीका क्षेत्रों को जाकर रहने लगे। तीसरा, भारतीय क्षेत्र से भारत के लोगों ने भी क्या किया, सर्वाधिक मात्रा में प्रवास किया। भारत के लोगों ने श्रीलंका, मलेशिया इन लोगों ने क्या किया, सर्वाधिक मात्रा में लोगों ने क्या किया, प्रवास किया। ये त्रिनिदाद, फिजी इन क्षेत्रों में जाकर रहने लगे। बंधुआ मजदूरी के रूप में काम करने लगे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ती गई। यहाँ पर लोगों के पास क्या नहीं था, रोजगार नहीं था। तो ये आपका विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, प्रश्न पूछा जा सकता है। यूरोपीय प्रवास में हमने पढ़ा उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। एशिया प्रवास में चीनी क्षेत्र से लोगों ने प्रवास किया। चीन देश के लोग थाईलैंड, मंचूरियन क्षेत्रों में जाकर बसने लगे। जापान के लोग जापान से अफ्रीका, कनाडा इन क्षेत्रों में जाकर लोगों बसने, जनसंख्या दबाव कारण। भारत के लोगों ने दूसरे देशों में क्या किया, प्रवास किया कि यहाँ पर लोगों को क्या मिल रहा था, रोजगार। तो ये था प्रमुख आपका विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब पढ़ते हैं अंतर्देशीय आंतरिक प्रवास। अंतर्देशीय प्रवास क्या कहलाता है, एक ही देश में प्रवास करना, वो क्या कहलाता है, अंतर्देशीय राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। अंतर्देशीय आंतरिक प्रवास कहलाता है, यानी एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास करना क्या कहलाता है। जैसे मैं मुंबई से दिल्ली चला गया, तो वो कौन सा हो गया, अंतर्देशीय प्रवास हो गया। अंतर्देशीय 3 प्रकार का होता है प्रमुख रूप से। पहला अंतर प्रांतीय। अंतर प्रांतीय का मतलब एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास करना। ये अंतरराष्ट्रीय, आंतरिक और अंतर प्रांतीय एक ही है। एक ही देश के विभिन्न राज्यों में प्रवास करना, वो क्या कहलाता है, अंतर प्रांतीय कहलाता है। स्थानीय प्रवास, एक ही राज्य के विभिन्न जनपदों के मध्य प्रवास करना, वह कहलाता है स्थानीय प्रवास। जैसे राजस्थान के विभिन्न जिलों में हम प्रवास करें, सीकर से नागौर चले जाएं या नागौर से बाड़मेर चले जाएं, वह कहलाएगा आपका स्थानीय प्रवास। ठीक है, एक ही राज्य के विभिन्न जनपदों में प्रवास करना, वो कहलाता है आपका स्थानीय प्रवास। मौसमी प्रवास, मौसम के अनुसार प्रवास करना। मौसमी प्रवास क्या कहलाता है, मौसम के अनुसार प्रवास करना, वो कहलाता है मौसमी प्रवास। जो लोग क्या करते हैं, जैसे रेवड़ वगैरह चराने वाले क्या मौसम में यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे बदमस्ती अंकुर, तो ये अपने जानवरों को लेकर एक स्थान दूसरे स्थान पर चले आते हैं। उसी प्रकार कश्मीर वाला, लकड़ी पाने वाले भी क्या करते हैं, वहां पर वो सर्दी में रहते हैं, वहां पर हमें सर्दी पड़ती है, और मान लो यहाँ पर गर्मी में नहीं आते वो लकड़ी पाने के लिए, सर्दियों में आते हैं, उनको वातावरण क्या सर्दियों में रहने के अनुकूल है, तो वो क्या करते हैं, मौसम के अनुसार। जैसे
गन्ना फैक्ट्री वाले लोग क्या करते हैं, मौसम के अनुसार उसमें काम चलता है, तो वो भी मौसमी प्रवासी हो गई। मौसम के अनुसार प्रवास का नाम मौसमी प्रवास कहलाता है। तो गुज्जर बकरवाल बोटे जाते हैं क्या करती है, मौसम के अनुसार प्रवास करती है। तो ये प्रवास का टॉपिक हमारा पूरा हो गया। प्रवास में अगर किसी के समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसमें किस सभी का समाधान किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रवास के बाद में मानव विकास। पहली बात तो विकास किसे कहते हैं? विकास का मतलब है परिवर्तन। विकास का मतलब क्या है? परिवर्तन। मानव विकास जब तक नहीं जब तक उसकी वर्तमान दशाओं में परिवर्तन ना हो। जैसे मान लो एक मनुष्य है तो उसमें विकास तब तक नहीं होता उसकी जो वर्तमान स्थिति छोड़कर वो दूसरी स्थिति में नहीं आती। जैसे एक बच्चा है उसमें विकास जैसे तब तक नहीं होगा, जैसे मान लो वह 10वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसमें पहले शुरू में मान लो उसको कम पढ़ाई करता था, बाद धीरे धीरे पढ़ने लग गया और उसमें ज्यादा परसेंटेज आ गई। वो पहले लो था पढ़ने, वो अब होशियार हो गया, तो उसकी वर्तमान स्थिति में क्या गया, परिवर्तन हो गया। तो वो क्या कहलाया? विकास कहलाया। तो विकास तब तक नहीं होता जब तक उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न हो। विकास का मतलब होता है वृद्धि करना, परिवर्तन होना। तो मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव विकास प्रतिवर्ष यूएनडीपी, मानव विकास प्रतिवर्ष यानी हर साल यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऐसा प्रश्न एक नंबर पूछा जा सकता है। इसमें एक नंबर का प्रश्न भी आता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम लिखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। जैसे यूएनओ का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसी प्रकार यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। उसी प्रकार डब्ल्यूटीओ का पूरा नाम है विश्व व्यापार संगठन। उसी प्रकार WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये नाम भी आपको याद नहीं होते ऐसे छोटे छोटे। यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यूएनडीपी मानव विकास कौन जारी करती है? यूएनडीपी जारी करती है प्रतिवर्ष यानी हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 186 देश में भारत का 138वां स्थान है। वर्तमान में कौन सा स्थान है? 138वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक की हम बात करें, मानव विकास सूचकांक की हम बात करते हैं। मानव विकास सूचकांक की हम बात करते हैं। HDI की हम बात करेंगे। इसका शॉर्ट नाम है HDI मानव विकास सूचकांक। एक होता है मानव गरीबी सूचकांक। उसका पूरा नाम है HPI। P का मतलब पूरक। मानव गरीबी सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक है वह सर्वप्रथम एशिया के दो अर्थशास्त्री थे। पहला था डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरा था अमर्त्य सेन। ये दोनों कहाँ के थे? एशिया के अर्थशास्त्री थे। ये तो था पाकिस्तान का और ये था भारत का। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान का, अमर्त्य सेन भारत का। ये दोनों एशिया के अर्थशास्त्री थे। तो सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक की गणना किसने की? डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक की। उसके बाद में HDI की गणना की जाती है। प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक आता है। मानव विकास सूचकांक हमेशा 0 से 1 अंक के मध्य रहता है। मानव विकास जो सूचकांक है 0 से 1 अंक के मध्य रहता है। प्रश्न भी आपको पूछा सकता है कि मानव विकास सूचकांक कितने अंकों के मध्य रहता है? तो मानव विकास सूचकांक 0 से 1 अंकों के मध्य रहता है। जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0 के निकट होगा उस देश का विकास कम होगा, और जिस देश का मानव विकास सूचकांक 1 के निकट होगा उस देश का मानव विकास अधिक होगा।
यानी मान लो 0.5 तो इसका विकास क्या कम हो रहा है, 0.7 है तो इसका एक निकट है तो इसका विकास क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। मानव विकास सूचकांक हमेशा 3 आयामों पर ज्ञात की जाती है। कितने आयामों पर? 3। शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरा है संसाधनों तक। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक कितने आयामों पर ज्ञात किया जाता है, तो 3 आयामों पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच। ये प्रश्न भी आ सकते हैं मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम है? 3 आयाम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। इन प्रत्येक आयाम को 1/3 बारिता दी जाती है। 1/3 बारिता मतलब प्रत्येक आयाम को 1/3 बारिता दी जाती है, यानी इसमें 3 का भाग दिया जाता है क्योंकि ये क्या है? 3 है। तो मानव विकास सूचकांक हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों पर पहुंच इन 3 आयामों पर ज्ञात किया जाता है और प्रत्येक आयाम को 1/3 बारिता दी जाती है। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक नॉर्वे का, ये याद रखना, और सबसे कम है नाइजर का। भारत का मानव विकास सूचकांक 138वां स्थान है। भारत का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक है केरल का और सबसे कम है बिहार का। ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। मानव विकास के स्तंभ कितने हैं? 4 है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। समता, सतत पोषणा, उत्पादक, सशक्तिकरण। आयाम भी मैंने बता दिया। मानव विकास सूचकांक दृष्टि विश्व को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। अति उच्च 4 भागों में बांटा गया। मानव विकास सूचकांक दृष्टि विश्व को 4 भागों में बांटा गया है। अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। मानव विकास सूचकांक दृष्टि विश्व कितने भागों में? 4। अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। इसमें मानव विकास सूचकांक रहता है 0.8 से ऊपर, इसमें रहता है 0.5 से, पहले 0.8 से ऊपर, इसमें रहता है 0.7 से 0.8 के बीच, इसमें 0.5 से 0.7 के बीच और इसमें 0.5 से कम। तो इसमें 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो आज हमने गणना की मानव विकास सूचकांक के बारे में, प्रवास के बारे में, और इवनिंग क्लास में हम चर्चा करेंगे मानव बस्ती के बारे में, और उसके बाद में हम करेंगे व्यापार, और उसके बाद में पर्यावरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे एक दिन की 2 क्लास लगेगी। 15 तक हम करेंगे कि पूरा सिलेबस एक बार रिपीट करवा दिया जाए। तो अगर कोई समस्या हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं। और ज्योग्राफी विजय चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि समय समय पर सभी को वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।